सरदार का सैनिकपन। यह एक ऐसी विजय थी जिसका बहुत कुछ यश सरदार के नेतृत्व के हिस्से में आता है। ऐसी विजय किसी भी आदमी की मदमत कर सकती है, पर सरदार तो किसी और ही धातु के बने थे। सरदार की सफलता का सच्चा रहस्य मुझे उनमें विद्यमान सैनिकपन में दिखता है। बारडोली की विजय ने सरदार को राष्ट्र का जन गण मन अधिनायक तो बनाया, पर सरदार ने विजय का यश अपने पास रख लेना उचित नहीं माना और गांधी जी की महानता को अर्पित कर दिया। बारडोली में हुई एक सभा में उन्होंने कहा, अहिंसा के सिद्धांत के पालन करने वाले तो हिंदुस्तान में इधर उधर अज्ञात बहुत से लोग पड़े हैं। उनके भाग्य में प्रसिद्धि नहीं है। जो पूरा पालन नहीं करते उनके भाग्य में प्रसिद्धि आ टपकी है। अहिंसा का पालन करने की बात करना ही मेरे लिए तो छोटे मुंह बड़ी बात करने जैसा है। कोई आदमी हिमालय की तलहटी में बैठकर उसके शिखर पर पहुंचने की बात करे, उसके जैसा है। पर कोई कन्याकुमारी के पास बैठकर उस शिखर पर पहुंचने की बात करे, उससे तो तलहटी में बैठकर बात करे वह कुछ ज़्यादा सयाना कहलाएगा। इतना ही। बाकी मैं तो गांधी जी के पास से प्राप्त किया टूटा फूटा संदेश आपके सामने रखता हूँ। इतने ही से यदि आप में प्राण आए, तो यदि मैं पूरा पालन करने वाला होता तो 1922 की प्रतिज्ञा पालन करके हम बैठ गए होते। इन शब्दों में भरपूर नम्रता तो है ही, पर इसके साथ अपनी मर्यादाओं की स्पष्ट स्वीकृति करने की तजवीज भी देखने को मिलती है। नवसारी के लोगों ने मानपत्र दिया। उसके जवाब में सरदार ने कहा, बहुत से लोग मानते हैं कि मैंने जो किया वह महात्मा जी से न हो पाता, पर मेरे अंदर तो महात्मा जी का 1000वां अंश भी होता तो मैंने जो कुछ किया है इसका 10 गुना करके दिखाता। बहुत से लोग मानते हैं कि मेरे अंदर जो कुछ थोड़ी दुष्टता बची है उसे इस्तेमाल करके उसके दम पर यह हुआ, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बारडोली में जो कुछ किया वह महात्मा जी के आशीर्वाद से ही कर सका हूँ। जिन्हें स्वतंत्रता चाहती हो वह उनकी बात माने। नरहरि द्वापारिक, सरदार वल्लभ भाई, नवजीवन, अहमदाबाद, 1940, पृष्ठ 450। ईश्वरलाल ई देसाई, बारडोली सत्याग्रह, स्वातंत्र्य इतिहास समिति, जिला पंचायत, सूरत, 1970, पृष्ठ 384। बारडोली की लड़ाई के बाद 1929 के दिसंबर में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यह सर्वविदित है कि पंडित मोतीलाल नेहरू अपने सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू जी को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे। इस हेतु हर एक प्रांत से सुझाव आए थे। इनमें से 10 प्रांतों ने गांधी जी को, 5 प्रांतों ने सरदार को और 3 प्रांतों ने जवाहरलाल जी को अध्यक्ष पद पर बैठाने की इच्छा व्यक्त की थी। गांधी जी ने अध्यक्ष पद स्वीकार करने की स्पष्ट ना कर दी। फिर सरदार का नाम सूचित किया गया। इस समय सरदार ने एक ही वाक्य में जवाब दिया, जहां सेनापति जाने की ना करता है वहां मैं एक सिपाही कैसे जाने की हिम्मत कर सकता हूँ। अंत में जवाहरलाल सर्वसम्मति से चुने गए। याद रहे कि उस जमाने में कांग्रेस अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहने का रिवाज था। बारडोली की विजय के बाद पूरे अधिकार से प्राप्त होता इतना बड़ा सम्मान छोड़ देने में सरदार में निहित सैनिकपन फिर सुशोभित हो उठा। आज़ादी का आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी, स्वाश्रय, अनुशासन, अस्पृश्यता निवारण और एकता हेतु लोकशाला बन गया। वह मात्र अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध बगावत न रहकर लोक संस्कृति, शिक्षण, केळवणी का माध्यम बन गया। सत्य और अहिंसा के आदर्शों के प्रति गांधी जी के सूक्ष्म विचार यदि सामान्य प्रजा के पल्ले न पड़े, तब छोटी मोटी बिछलनों के बीच भी प्रजा उस परहेज का पालन करे। इस हेतु गांधी जी के निर्देश में रहते हुए प्रजा को जागरूक रखने वाले एक सरदार की देश को जरूरत थी। प्रश्न केवल स्वराज्य प्राप्त करने का नहीं था, बल्कि स्वराज्य मिले इस हेतु अज्ञान, अंधविश्वास, आलस्य और अनास्था में डूबी प्रजा को तैयार करने का था। बारडोली के सरदार का विरुद्ध कविवर हरिवंश राय बच्चन ने इस प्रकार गाया था। पटेल के प्रति, यही प्रसिद्ध लौह का पुरुष प्रबल, यही प्रसिद्ध शक्ति की शिला अटल, हिला इसे सका न शत्रु दल, पटेल पर स्वदेश को गुमान है। सुबुद्धि उच्च श्रृंग पर किए जगह, हृदय गंभीर है समुद्र की तरह, कदम छुए हुए जमीन की सतह, पटेल देश का निगहबान है।
हर पक्ष को पटेल तोलता, हर एक भेद को पटेल खोलता, दुराव या छिपाव से उसे गरज, कठोर नग्न सत्य बोलता, पटेल हिंद की निडर जबान है। बारडोली की तुलना में स्थानीय कही जा सके ऐसे लोक युद्धों के लिए सरदार ने देशव्यापी लोक जागरण का काम पूरी दक्षता से और कर्तव्य परायणता से किया और इतिहास का एक अध्याय स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। पर अभी तो दूसरा महान इतिहास कृत्य सरदार की सूझबूझ को कसौटी पर कसने की राह देखता खड़ा था। यह था अनेक देशी राज्यों का विलीनीकरण। दूसरा, भारत के नक्शे को आकार मिला। सन 1943 में युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो भारत की यात्रा पर आए थे। वे अवाड़ी में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में भी उपस्थित हुए थे। वे जब इस देश से विदा हो रहे थे तब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि भारत यात्रा के दौरान कौन सी बात उन्हें सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक लगी। मार्शल टीटो के उत्तर में सरदार द्वारा संपादित कार्य की दुष्करता की बात प्रतिध्वनित होती है। मार्शल टीटो ने पत्रकार से कहा, मैं नहीं समझ पाता कि देशी राज्यों का विलीनीकरण खून की एक बूंद बहाए बिना किस तरह हो सका। यह ऐसा काम था जो सरदार की हिम्मत और दृढ़ता बिना पूरा हो ही नहीं सकता था। सहयोग अत्यंत विपरीत थे। देश को भारी मेहनत से मिला स्वराज्य झूठा हो जाए ऐसी परिस्थिति थी। बंटवारे के बाद मिला हिंदुस्तान अनेक टुकड़ों में बंट जाएगा ऐसी स्थिति थी। इन टुकड़ों को एकत्र करके सरदार ने बहुत ही कम समय में भारत के नक्शे को आज जैसा है वैसा आकार दिया। ऐसा महान ऐतिहासिक काम बड़ी दक्षता से पूरा करके सरदार ने इतिहास के एक अध्याय की रचना की जिनके साथ सरदार के इन काम की तुलना की जाती है। उस बिस्मार्क का जर्मन राज्यों के एकीकरण का काम तो अपेक्षाकृत बहुत ही छोटा और सरल था। स्वराज्य प्राप्त हुआ उससे पहले के और उसके बाद के कुछ एक महीनों के बीच ढीले ढाले आदमी की हुलिया बेरंग हो जाए ऐसी विकट समस्याएं देश के समक्ष मुंह बाए खड़ी थी। सबसे कठिन समस्या 565 के करीब देशी राज्यों की थी। केवल काठियावाड़ में ही 210 के करीब देसी रजवाड़े थे। अविभाजित भारत के नक्शे पर लाल और पीले रंग के साथ ये अंकित हुए थे। भारत और पाकिस्तान इन दोनों में से किसके साथ जुड़ना या फिर स्वतंत्र रहना, इस बात का निर्णय ब्रिटिश राज्य ने इन राजाओं पर छोड़ा था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 के मार्च में भारत आए। जून 1948 तक सत्ता सौंप देने की सूचना उन्हें इंग्लैंड की ओर से मिली थी। 1947 की 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माउंटबेटन घोषणा करते हैं कि सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 तक हो सकेगा। इस प्रकार स्वराज्य का दिन करीब 10 महीने जल्दी आया। नतीजा यह हुआ कि विशाल भारतीय उपखंड के 2 हिस्से करने का कठिन कार्य पूरा करने के लिए केवल 2 सप्ताह का ही समय बचा रहा। फिर देसी राज्यों की समस्याएं तो खड़ी ही थी। मुस्लिम लीग के नेता जनाब मोहम्मद अली जिन्ना को सैकड़ों मील के अंतर पर स्थित 2 हिस्सों वाला पाकिस्तान मिला था, पर उन्हें संतोष नहीं था। बंटवारे के बाद जो हिंदुस्तान बचा है वह भी विभाजित रहे, इसी में उन्हें रुचि थी। इसमें पुनः उन्हें हैदराबाद के निज़ाम का सहयोग था। हैदराबाद सबसे बड़ा देसी राज्य था और उस पर से देश के बीच में स्थित था। भोपाल के नवाब भी जनाब जिन्ना के साथ थे और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की एक कथा जानने योग्य है। सन 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पास हुआ और मांगटेयू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई। इसका उद्घाटन हिज हाइनेस ड्यूक ऑफ कानॉट के हाथों हुआ। ड्यूक के भाषण में पहली बार स्वराज्य शब्द अंग्रेजों के वक्तव्य में सत्ता की ओर से प्रयुक्त हुआ। ऐसा वी शंकर ने अपनी पुस्तक भाई रेमिनिसिजेस ऑफ सरदार पटेल में लिखा है। मानो यह भी कम हो, इस प्रकार वाइसरॉय के सलाहकार तथा राजकीय विभाग के प्रधान सर कॉनेड कॉरफील्ड भी पाकिस्तान के प्रति विशेष मोहब्बत रखते थे। ऐसे कठिन संयोगों के कारण भारत की गोटी वास्तव में अदब में आ गई थी और देश के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई थी।
हैदराबाद के निज़ाम ने 1947 की 3 जून को घोषणा की कि 15 अगस्त को ब्रिटिश हुकूमत के कूच करने के फौरन बाद वे अपने को खुद मुख्तार राज्य मानेंगे। निज़ाम ने जनाब जिन्ना से पत्र व्यवहार शुरू कर दिया और जिन्ना ने सूचित किया कि उन्हें हैदराबाद की एक सक्रिय मित्र राज्य रूप में ज़रूरत थी। निज़ाम ने जिन्ना साहब की सलाह के बिना कुछ भी न करने का वादा किया। भोपाल के नवाब ने तो और भी नई बात की। भोपाल भी भारत के बीच में स्थित राज्य था और मुस्लिम लीग के साथ नवाब की दोस्ती थी। निज़ाम ने तो जिन्ना को सहयोग का आश्वासन दिया, पर भोपाल के नवाब ने तो एक कदम आगे बढ़कर कितने ही हिंदू राज्यों को भी पाकिस्तान में शामिल करने का प्रयास आरंभ किया। जोधपुर और जैसलमेर के राज्य नवाब के जाल में फंसे भी, पर ये प्रयत्न अधिक समय तक नहीं चल सके। भोपाल के नवाब ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर पद से इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर पटियाला के महाराजा पटियाला ने बंधु राज्यों के भारत में शामिल होने के प्रयत्नों में खूब अच्छा सहयोग दिया। अपनी प्रजा का रोष बढ़ न जाए, इस डर से भोपाल के नवाब ने भी सरदार की शरण ली। सरदार ने नवाब की भूलें माफ़ करके उनके साथ खूब अच्छा बर्ताव किया। 565 सेवों की टोकरी। यहाँ एक बात नोट करने लायक है, राज्यों के विलीनीकरण के प्रयत्नों में सरदार को माउंटबेटन का बहुत सहयोग मिला। माउंटबेटन ने 3 बातें लक्ष्य में रखकर राज्यों का विलीनीकरण करने की सलाह दी। ये मुद्दे थे: पहला, संरक्षण; दूसरा, विदेशी विभाग; और तीसरा, संचार संपर्क। ऐसा सीमित एकीकरण सरदार के मन को स्वीकार्य नहीं था, पर उस समय दूसरा उपाय नहीं था, अतः इसे सरदार ने मंजूर कर लिया। इस संबंध में सरदार और माउंटबेटन के बीच हुई बातचीत का एक अंश बहुत मज़ेदार है। सरदार ने कहा, आप यदि पेड़ पर से सारे सेब तोड़कर टोकरी में मुझे दे तो मैं ले लूँगा, पर यदि सबके सब सेब न हुए तो नहीं लूँगा। माउंटबेटन ने पूछा, आप मेरे लिए 1 डजन तो छोड़ देंगे ना? सरदार ने कहा, ये तो बहुत अधिक हुए, मैं आपको 2 दूंगा। माउंटबेटन ने कहा, बहुत कम होंगे। कॉलिंस और लापियर ने लिखा है कि कुछ एक मिनट तक ये दोनों अमेरिका की आबादी के 2/3 इतने लोगों से भरे देसी राज्यों की बाबत कालीन के व्यापार की तरह मोल भाव करते रहे। अंत में वे 6 के अंक पर सहमत हुए। इस प्रकार 565 में से 6 से कुछ अधिक पाकिस्तान में शामिल हो, इस पर सहमति हुई, पर इसके बाद भी 550 से अधिक रजवाड़ों को पेड़ पर से तोड़ने का काम आसान नहीं था। फिर तो वास्तव में 560 सेवों की टोकरी सरदार को देने का बीड़ा माउंटबेटन ने उठाया। 1947 की 25वीं जुलाई को उन्होंने वाइसरॉय पद से चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को संबोधित किया। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणामों वाली राजनीतिक घटना थी। उन्होंने राजाओं से स्पष्ट शब्दों में कहा कि 15वीं अगस्त 1947 के बाद वे ब्रिटिश तख्त के प्रतिनिधि के रूप में समाधान के प्रयास नहीं कर सकेंगे। जो राजा शस्त्र संग्रह करके आगे मुश्किलें खड़ी करना चाहते थे, उन्हें भी उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि वे शस्त्र बेकार सिद्ध होंगे। यदि एकीकरण स्वीकार्य होगा तो सरदार और कांग्रेस उन्हें संप्राप्त मान सम्मान या खिताबों के बीच नहीं आएंगे, ऐसा आश्वासन भी दिया। यहाँ यह याद रखना होगा कि माउंटबेटन केवल ब्रिटिश तख्त के प्रतिनिधि ही नहीं थे, बल्कि ब्रिटिश राजा के चचेरे भाई भी थे, अतः उनके शब्दों का वजन ज़्यादा और भी था। महाराजा और सरदार। 1947 15वीं अगस्त के दिन भारत आज़ाद हुआ। तब हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के अलावा अन्य सभी राज्यों ने भारत में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर कर दिए थे। जनाब जिन्ना को माउंटबेटन के प्रति नाराजगी हो, यह स्वाभाविक था। जिन्ना तो पाकिस्तान के साथ शामिल न होना चाहे ऐसे राज्यों को स्वतंत्र रखने के भी तैयार थे। वे भारत में शामिल होने के इच्छुक राज्यों को किसी भी शर्त पर अपनी ओर मोड़ने का प्रयत्न करते थे। इनमें मुस्लिम शासकों वाले राज्य जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और भोपाल तो थे ही, इनके अलावा पाकिस्तान के पास वाले जोधपुर, जैसलमेर जैसे राज्य भी थे। बात यही समाप्त नहीं होती। देश के बीचों बीच स्थित हिंदू शासक जैसे इंदौर और त्रावणकोर स्वतंत्र रहे, ऐसे प्रयत्न भी जिन्ना साहब ने किए। त्रावणकोर के दीवान ने तो
अपने ट्रेड एजेंट पाकिस्तान में नियुक्त करने की घोषणा भी कर दी थी। स्वर्गीय महाराजा सयाजी राव जैसे उत्तम अपवादों को छोड़कर देश के अधिकतर महाराजा और नवाब अंग्रेजों की खुशामद करने में और उन्हें किसी भी प्रकार रिझाने के लिए गुपचुप प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। जब प्रिंस ऑफ वेल्स बाद में 8वें एडवर्ड भारत आए, तब एक महाराज ने हुक्म दिया था कि प्रिंस की चाय का पानी रुपयों के चालू नोटों को जलाकर गर्म किया जाए। कॉलिंस और लापियर ने नोट किया है कि प्रत्येक महाराजा तकरीबन 11 खिताब, 5.8 पत्नियां, 12.6 बच्चे, 9.2 हाथी, 2.8 निजी रेलवे सैलून, 3.4 रोल्स रॉय मोटर गाड़ियां और 22.9 शेरों का शिकार करने का गौरव धारण करते थे। हैदराबाद और कश्मीर जैसे राज्य तो आबादी और क्षेत्रफल में पश्चिमी यूरोप के अनेक राष्ट्रों से भी बड़े थे। सरदार पटियाला, बड़ौदा और बीकानेर जैसे अग्रगामी महाराजाओं और उनके प्रधानमंत्रियों के संपर्क में थे। बड़ौदा के वी.टी. कृष्णामाचारी भी सरदार के अधिकतर विचारों से सहमत थे और सरदार के विश्वास पात्र थे। इसी प्रकार सरदार ने जाम साहब ऑफ नवानगर को भी मना लिया था। केवल काठियावाड़ में ही 270 राज्य थे। भारत के बहुत से राजा महाराजा जाम साहब को बुजुर्ग मानते थे और उन्हें अंकल कहते थे। वर्षों पूर्व जब सरदार ने भावनगर से वार्ता की थी, तब उनके विरुद्ध जो प्रपंच हुआ था उसके लिए जाम साहब भी जिम्मेदार थे। कांग्रेस के मंडलों में ऐसी मान्यता थी। पैंतरा बदलकर कैसे वह प्रपंच निष्फल बनाया गया था, इसका विवरण मद्रास के भूतपूर्व राज्यपाल श्री के शाह ने वर्षों पूर्व मुझे दिया था। एकीकरण की बाबत अन्य राजाओं के साथ ही जाम साहब भी गुप्त वार्ताएं चला रहे थे। ऐसी सूचनाएं सरकार को मिलती रहती थी। ऐसी परिस्थिति में सरदार ने जाम साहब के भाई मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी के साथ बात करने का निर्णय किया। हिम्मत सिंह जी में राष्ट्र भावना थी और साथ ही वे सरदार के प्रशंसक थे। उन्होंने सरदार से कहा कि जाम साहब को जितना हो तो महारानी को मना लेना होगा। सरदार ने तय किया कि दोनों से एक साथ मिलना चाहिए। कड़वा अतीत भूलकर सरदार ने हिम्मत सिंह जी द्वारा जाम साहब को अपने यहाँ दोपहर का भोजन करने का निमंत्रण भेजा। जाम साहब और महारानी सरदार के निवास स्थान पर 9 औरंगजेब रोड, दिल्ली पर आए। तब सीढ़ियों तक जाकर सरदार ने अपने लाक्षणिक स्मित के साथ उनका स्वागत किया। तीनों व्यक्तियों ने विस्तार पूर्वक परिस्थिति की समीक्षा की। सरदार की बातों का जादुई असर हुआ। दोनों पक्षों ने परस्पर विश्वास और सहकार का विश्वास दिया। फिर तो राजाओं को समझाने में जाम साहब की ओर से बहुत मदद मिली। वी.पी. मेनन को भी बाद में जाम साहब ने आवश्यक सहकार प्रदान किया और अपना विमान जब भी जरूरत पड़ी तब तुरंत दिया। देश के हित के लिए सरदार अपनी नापसंदगी दूर रखकर हर तरह की कड़वी बातें भूल जाकर क्षमावान बन सकते थे। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। सरदार की राजनीतिज्ञता की कल्पना की जा सके, इस हेतु एक घटना जानने लायक है। भोपाल के नवाब और इंदौर के महाराज के बीच एक ऐसा समझौता हुआ था कि जो कुछ करेंगे उस पर साथ मिलकर निर्णय लेंगे। दोनों ही भारत में शामिल होने के मूड में नहीं थे। वी.पी. मेनन की अनेक मुलाकातों के बाद भोपाल के नवाब के हस्ताक्षर तो मिले, पर उन्होंने 15 अगस्त 1947 तक यह बात प्रकट न करने की सरदार से प्रार्थना की। इस घटना के बाद इंदौर के महाराज को दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली जाते समय उनके मन में शामिल होना या न होना इस बाबत भारी उहापोह चल रही थी। उनकी ट्रेन दिल्ली पहुंची तब तक उन्होंने तय कर लिया था कि हस्ताक्षर नहीं करने हैं। सैलून दिल्ली स्टेशन पर रुका और महाराज ने सरदार पटेल को संदेश भेज दिया कि वे महाराज से मिलना चाहते तो स्टेशन आ सकते हैं। सरदार नहीं गए और राजकुमारी अमृत कौर को भेजा। राजकुमारी गांधी जी की शाही अनुयायी थी। सरदार जानते थे कि जाज्वल्यमान राजकुमारी का होना साक्षात महाराज के मामले में उपयोगी होगा। महाराज तो राजकुमारी को देखकर हतप्रभ हो गए। कारण यह कि उनकी मुलाकात गुप्त विषय की बाबत थी। राजकुमारी को देखकर वे खुश तो हुए पर थोड़े परेशान भी हुए।
उन्होंने राजकुमारी से पूछा, मैं यहाँ हूँ, यह आपको कहाँ से पता चला? राजकुमारी को थोड़ा समय तो लगा, पर अंत में वे महाराज को भारत में शामिल होने के लिए मना सकी। महाराज राजकुमारी के साथ सरदार से मिलने जाने के लिए सहमत हुए, पर उनकी उलझन का अंत नहीं था। वे अभी भोपाल के नवाब की आन में से मुक्त नहीं हुए थे। भोपाल के नवाब ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि वे हस्ताक्षर नहीं करेंगे और 1947 की 15 अगस्त को राज्य को स्वतंत्र घोषित करेंगे। भोपाल और इंदौर पड़ोसी राज्य थे और नवाब सोचते थे कि दोनों मिलकर भारत सरकार के दबाव का सामना कर सकेंगे। महाराज पटेल के यहाँ राजकुमारी के साथ पहुँच गए। तब उन्होंने सीसी देसाई से कहा कि वे भोपाल के नवाब से मिलने के बाद ही हस्ताक्षर कर सकेंगे। सीसी देसाई ने महाराज को सूचित किया कि भोपाल के नवाब ने तो हस्ताक्षर कर दिए हैं, पर महाराज ये बात मान कैसे लेते? उन्होंने कहा, ऐसा हो कैसे सकता है? 2 दिन पहले ही तो अभी नवाब ने मुझसे स्वतंत्र रहने के निर्णय की बात की है। अंत में उन्हें भोपाल के नवाब का हस्ताक्षर युक्त मसवीदा दिखाया गया और महाराज ने कुछ भी कहे बिना अपने हस्ताक्षर कर दिए। ऐसे तो अनेक प्रसंग हैं जिन्हें सुनाकर सरदार की चतुराई और प्रत्युत्पन्नमति का हवाला दिया जा सकता है, परंतु विस्तार भय से मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। विकट परिस्थिति में शिथिल होने के बदले परिस्थिति का आवाहन झेल लेने की ठंडी ताकत सरदार में थी। वे चतुर जरूर थे, पर कितने ही बुनियादी नीति नियमों की लक्ष्मण रेखा का सम्मान करते थे। प्रमाण स्वरूप अल्पज्ञात एक प्रसंग सुनाकर सरदार द्वारा स्वयं स्वीकृत अनुशासन का कैसा आदर्श था, इसका उल्लेख करना चाहूँगा। सामान्य रूप से ऐसा नियम स्वीकृत हुआ था कि आबादी के आंकड़े और भौगोलिक सीमाओं को मद्देनजर रखकर प्रत्येक राज्य भारत या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकेगा। भारत ने इस सिद्धांत का पालन किया था। सरदार के सामने कुल्लात के खान ने और बहावलपुर के नवाब ने भारत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। कलात मुस्लिम बहुल राज्य तो था ही, भौगोलिक दृष्टि से भी पाकिस्तान में पड़ता था। बहावलपुर सरहद पर स्थित था, यह सही है, पर उनकी आबादी अधिकतर मुसलमानों की थी। सरदार विश्वसनीय मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ व्यर्थ का टकराव टालना चाहते थे। उन्होंने इन दोनों मुसलमान राजाओं को समझाया कि उनका भविष्य पाकिस्तान के साथ है। यदि जनाब जिन्ना ने इतनी विश्वसनीयता दिखाई होती तो उन्होंने जूनागढ़ के नवाब को पाकिस्तान में शामिल होने की सलाह न दी होती। यहाँ यह भी जान ले कि लॉर्ड माउंटबेटन ने तो जूनागढ़ का प्रश्न यूएनओ में ले जाने की सलाह दी थी, जिसको सरदार ने नामंजूर कर दिया था। अपने कुत्ते कुत्तिया की शादी धूमधाम से मनाने में जूनागढ़ के नवाब ने उस जमाने में 60,000 पाउंड खर्च किए थे। सामलदास गांधी के नेतृत्व में आरजी हुकूमत बनी और जूनागढ़ सरदार की कुशलता की जीवंत यादगार के रूप में भारत में बना रहा। सरदार ने भारी कुशलता से हैदराबाद का प्रश्न भी सुलझाया। हैदराबाद द अल्सर इन द एब्डोमेन ऑफ इंडिया और जूनागढ़ की समस्या सुलझी, तब भारत के नक्शे को सच्चा आकार प्राप्त हुआ। एकीकरण के बाद पहली बार सरदार हैदराबाद गए, तब हवाई अड्डे पर निज़ाम को सरदार ने हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस कहकर उनके प्रति पूरी आदरता प्रदर्शित की। सरदार की खूबी यही थी कि जिनके राज उन्होंने तकरीबन छीन लिए, उन सबको अन्य राष्ट्रीय नेताओं की तुलना में उन पर अधिक विश्वास था। भावनगर के महाराज ने एक बार कहा था कि सरदार से मुलाकात होती है तब मानो पिता से मिल रहे हो, ऐसे भाव मन में उत्पन्न होते हैं। आज़ादी मिली तब भारत की हालत उस खेत जैसी थी कि खेत बड़ा तो था, पर उसमें एक एक दो दो हिस्से के छोटे बड़े अनेक टुकड़े थे। यह एक ऐसा खेत था जिसकी मेड़ और सीमाएं स्पष्ट नहीं थी और बीच में आए टुकड़ों के चारों ओर बाड़ तो थी ही। सरदार ने आड़ी तिरछी फैली बाड़ों को बहुत कम समय में छांट दिया और भारत के नक्शे को बचा लिया। यह एक ऐसा काम था जो मानो सरदार के लिए ही काल देवता ने तैयार किया था। यह काम पूरा हुआ न हुआ कि सरदार की तबीयत बिगड़ी। कश्मीर का मसला उलझ गया था, पर इसमें सरदार ने पंडित जवाहरलाल जी की इच्छा का सम्मान करने का निश्चय किया था।
यदि सरदार ने हैदराबाद और जूनागढ़ के लिए भी जवाहरलाल की इच्छाओं पर ध्यान दिया होता तो आज इन दोनों राज्यों का प्रश्न भी यूएनओ में होता।